आज जुम्मा है और मैं गुलजार इब्राहिम में हूँ। जुम्मे की नमाज के बाद तमाम मुस्लिम मतदाता यहाँ आए हुए हैं। 2024 का चुनाव सिर पर है और सबकी निगाहें ये हैं कि मुस्लिम मतदाता किसे अपना सरताज चुनेंगे, किसको अपना विश्वास देंगे और किस पर ये वोट लगाएंगे। कुछ महीने पहले यहाँ मेयर का चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि जितने मुस्लिम मतदाता हैं वो उन्हीं की तरफ जाएंगे, लेकिन ओवैसी की पतंग उड़ाकर लाखों मतदाताओं ने ये दिखाया कि उनकी अखिलेश से नाराज़गी है। सवाल मेरे आज ये ही रहेंगे इन सब से कि ओवैसी पर भारी पड़ेंगे अखिलेश या अखिलेश पे भारी पड़ेंगे ओवैसी। सब भाइयों से बुजुर्गवार भी हैं यहाँ, नौजवान भी हैं और कुछ समझदार ऐसे मतदाता भी हैं जो विवेक से अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। क्या रहने वाली है 2024 की तस्वीर, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का मेरठ में अगर हम बात करें, चाहे वो शहर विधानसभा पे हो या लोकसभा पर, मुस्लिम मतदाता जहां वोट डालता है एकजुट होकर वोट डालता है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए एक कैंडिडेट मुस्लिम होना ज़रूरी है। मेरठ का इतिहास गवाह है कि इन्होंने कौम परस्ती से अलग हटकर मुस्लिम मतदाताओं ने काफ़ी हिंदू उम्मीदवारों को जिताकर लोकसभा भेजा है। मैं सही कह रहा हूँ ना ये बात? जी जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इस बार 2024 में ओवैसी ने 5 सीटों पे जहाँ अखिलेश यादव और उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है वहाँ से ताल ठोक दिया और यूपी से ही ओवैसी भी चुनाव किसी एक सीट से लड़ सकते हैं। मेरठ भी उन्होंने घोषित कर दिया है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या नज़र आता है आपको, क्या तस्वीर दिखाई देती है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम सिद्दीकी है, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में पीडीए का जो कैंडिडेट आएगा, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस प्लस अन्य दलों का जो गठबंधन होगा, मुसलमान पूरी समझदारी के साथ उसको वोट करेगा। मुसलमान समझ चुका है, जाग चुका है, मुसलमान उनके खिलाफ एकजुट होकर वोट करेगा। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, इस देश के रहने वाले भाइयों हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना चाहती हैं, मुसलमान पूरा एकजुटता के साथ ऐसे कैंडिडेट को, ऐसी सेकुलर ताकतों के उम्मीदवार को, ऐसे सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा जो सांप्रदायिक ताकतों की पार्टी जो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा उसको हरा सकें। और मुसलमान पूरी तरह से एकजुट है। जो पिछली बार उसका मेयर का इलेक्शन हुआ था, कुछ लोगों ने एक माहौल बनाकर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ एक माहौल बनाकर एक वोट करवाया था जिससे कि बीजेपी आसानी के साथ जीत सके। लेकिन इस बार लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। मुसलमान पूरी समझदारी के साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल का जो उम्मीदवार होगा उसको एकजुट होकर वोट करेगा। सलीम भाई, अगर ओवैसी खुद लड़ गए यहाँ से तो नहीं, ओवैसी साहब अगर खुद भी यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ जाएं तो फिर भी मुसलमान उनकी इस पॉलिसी को जानता है, इसलिए ये जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ते हैं ये सेकुलर होने का दावा तो करते हैं लेकिन कभी भी सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ते। सभी के पास आऊँगा, सब अपना नाम बोल के बताएं। आप अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। मेरा नाम फरहान अहमद सिद्दीकी है। जैसा सलीम भाई ने अभी कहा कि ओवैसी साहब सेकुलर नहीं है, सेकुलर होने का दावा करते हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, बात तो सेकुलर होने का हर कोई करता है, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो या रालोद हो। अब राष्ट्रीय लोकदल को ही ले लीजिए, पिछले कुछ टाइम पहले ही जो चुनाव जिनके विधायक बीजेपी के विरोध में ही विधायक जीते हैं, चुनाव जीती है रालोद, जितनी भी सीटों पर जीती है, और आज देख लीजिए उनके पार्टी के मुखिया किस पार्टी के साथ खड़े हैं, जिनका विरोध कर रहे थे उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। ये इनका सिर्फ दोहरा चरित्र दिखाई देता है कि मुसलमानों की वोट लेने के लिए ये तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन ये कहीं से भी सेकुलर नहीं है। ये बात सबके सामने प्रूफ हो चुकी है। तो ओवैसी के जो उम्मीदवार खड़े होंगे, जी लगता है कि उनमें दम नजर आएगा, मुसलमान चुन सकते हैं? बिल्कुल चुनेंगे सर। इस बार मुसलमान मुत्तहिद होकर के MIM के साथ वोट करने जा रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब ही एक ऐसे लीडर दिखाई देते हैं जो मुसलमान और दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, जो सच में बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। आपका क्या नाम है? मैं नहीं बोलूँगा, सलीम भाई बोला। नहीं, सलीम भाई ने तो बोल लिया। बड़े मियाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाता 2024 में सपा के साथ होंगे, ओवैसी के साथ होंगे, भाजपा के साथ होंगे, किसके साथ होंगे? मुस्लिम समाज एक साथ नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से पीछे है। ये बीजेपी है ना, लड़ा रही है मंदिर मस्जिद का मसला करके, बस और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देंगे वोट? नहीं,
ओवैसी को? कांग्रेस को देंगे हम। तो कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन हो गया। हाँ, हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। आपका क्या नाम है? वोट आ गई तुम्हारी? छोटे हो? वोट आ गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। सुहेल, तुम्हें क्या लगता है बेटा? मुझे ये लगता है जो पार्टी हमारे लिए काम कराएगी वही बेहतर है। नाम बताओ, कौन पार्टी पे विश्वास है तुम्हारा सुहेल का? पार्टी पे विश्वास जो है ओवैसी। ओवैसी, ये आई बात, बच्चा सच बोल रहा है। आपका क्या नाम पड़े में? रईस अहमद। रईस अहमद भाई, कैमरे की तरफ हो जाएं और ये बताएं 2024 के चुनाव में मुसलमान किस का वोट बैठता जा रहा है, बैठेगा किस पार्टी के साथ आपको दिखाई? कांग्रेस के। अच्छा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया। बिल्कुल कांग्रेस को देंगे और शकील कांग्रेस को देंगे। अच्छा, वो हमारा साथ देती है, हम उसका साथ देंगे। ओवैसी साहब लड़ने को? ओवैसी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, अगर यहाँ हो तो यहाँ ओवैसी को देंगे। ओवैसी लड़ सकते हैं, उन्होंने कहा 5 सीटों पे हम चुनाव। अगर वो यहाँ होंगे हमारे साथ, हमारा हिमायती, तो हम उसको देंगे, वरना हम नहीं देंगे किसी को भी। कांग्रेस को देंगे और हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ है हमेशा। हमारे बाप दादा, लक्कड़ दादा सब कांग्रेस ही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम भाई, तुम्हारा क्या इरादा है? कांग्रेस के लिए जी। कांग्रेस? ये तो बहुत सालों बाद कांग्रेस वाले अगर सुनेंगे तो मतलब खून बढ़ जाएगा उनका। इसको लाना चाहते हैं यूपी मेरठ के अंदर, इसको मेरठ के अंदर लाना चाहते हैं हम। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा तो कांग्रेस के पास जा रही है ये। हाँ, पक्का बिल्कुल प्रॉमिस। और ओवैसी का कैंडिडेट आया मेयर में, तो उसने साथ आ जाएंगे तो बेहतर है। यहाँ पे नहीं आए तो वो बात की बात है फिर क्यों जी। अभी तय नहीं है। कंप्रोमाइज तो पक्का है। अच्छा, ओवैसी साहब यहाँ जाएंगे तो बेहतर है। और भी अगर ओवैसी लड़े तो उन्हें देंगे? हाँ, बिल्कुल दे देंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। फारूक साहब, आपको क्या नजर आता है? कांग्रेस। कांग्रेस तय कर लिया है? बिल्कुल तय कर लिया, कोई दो राय नहीं है? कांग्रेस। क्या नाम है साहब आपका? एडवोकेट गुफरान अलवी। अच्छा, एडवोकेट साहब हैं, तो आपका नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है। 2024 में देखिए, ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि 5 सीटों पर उनकी पार्टी यहाँ यूपी में लड़ने वाली है। ज़्यादातर सीटें चाहे अखिलेश लड़ें, अक्षय यादव लड़ें, शिवपाल यादव लड़ें, उन सब के खिलाफ वो कैंडिडेट उतारना है। खुद भी उन्होंने कहा मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो मुसलमान, मुस्लिम किसे चुनना पसंद करेंगे? 5 सीटों पर वैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, 80 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे? उनको कौन रोक रहा है? 5 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? हराने के लिए लड़ रहे हैं ना, कि मौजूदा जो सही कैंडिडेट है वो हार जाए, भाजपा को जिता दे। भाई 80 सीटों को तो राइट है ना उन्हें लड़ने का। उत्तर प्रदेश में कौन मना कर रहा? 5 पर क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, ये बात तो अगर आए तो 80 सीटों पर लड़ लें, 5 पर क्यों लड़ना चाह रहे हैं? दूसरी चीज़, आपने क्या सवाल करा कि जो अखिलेश यादव कांग्रेस गठबंधन में है, तो मुसलमानों की पसंद क्या होगी? क्या भाजपा को भी चुन सकते हैं? मेरा ये सवाल मुसलमानों से भी है। नहीं, देखिए भाजपा को तो मुसलमान नहीं देगा वोट, क्योंकि मैं आपको बताऊं, गठबंधन कांग्रेस से हुआ है। इस बार रुझान मुसलमानों का गठबंधन को वोट देने का है, कांग्रेस के प्रति। सपा के प्रति भी नहीं है, गठबंधन कांग्रेस का हुआ है। और मुसलमान ये चाहेगा, देखिए भाजपा को तो मुसलमान वोट देगा नहीं। अब भाजपा ही कह दें कि मुसलमान हमें 8% या 6% मिल रहा है, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को वोट देगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं भाजपा के कि वो मुसलमान स्वीकार ही नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी दिलवर अली गयासुद्दीन। अरे दिलबर अली जी, दिल से एक बात बता दीजिए, मुसलमान 2024 में किस पार्टी को चुनने जा रहा है? उस पार्टी को चुनने जा रहा है जो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। कौन सी लगती है? अब इसमें अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कई गठबंधन बन रहा है। कांग्रेस आ रही है, सपा आ रही है, ओवैसी भी आ रहे हैं। हाँ, ओवैसी भी आ रहे हैं। हो सकता है ओवैसी की भी सीट निकल जाएगा, ओवैसी सीट लगा लेंगे यहाँ से। मेरठ से तो मैं समझता हूँ, कह दिया उन्होंने मेरठ से लड़ेंगी उनकी पार्टी। मेरठ से लड़ेंगे तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वोट वही लेंगे, ओवैसी की पार्टी वोट लेगी। मुसलमान का रुझान है। अब एक तरफ अपने एक कैंडिडेट को चुनना और अपने एक लीडर को चुनना, ये हमारी सबकी एक मजबूरी है। सबके पीछे चल चुके हैं। अब सोचते हैं भाई एक लीडर है, हो सकता है ये सुनवाई करके कहीं ना कोई किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। वैसे अच्छी पार्टी है, वैसे अच्छे बोलते हैं, अपने लोगों के हित में बोलते हैं हमेशा से, और वो हमेशा सबसे ज़्यादा एंटी रहे हैं बीजेपी के। बाकी जितनी पार्टी कोई भरोसा नहीं कर सकते। अभी आम चुनाव हुआ है, अभी उसमें आपने देखा होगा समाजवादी के टूट के कितने लोग अभी उसके अंदर चले गए हैं भाजपा में, और उन्हीं को दूसरे भाजपा के लोगों को उन्होंने समर्थन दिया है। तो इसमें अभी कोई भरोसा नहीं कर सकते ओवैसी की पार्टी को छोड़ के। कुल मिलाकर यहाँ मेरठ के इस इलाके में आज मैं हूँ। अब
दूसरे इलाके में दूसरे दिन जानेंगे मुसलमानों के दिल की बात, लेकिन इतना तय है कि ओबीसी को कमतर करके आंकना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट है, अभी एक राय में तो एकजुट नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ओवैसी को तो कुछ भाजपा को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाली बात में ज़रा दम कम नज़र आता है। लेकिन मुसलमान किस तरफ जाएगा ये देखना 2024 के चुनाव में बेहद दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में अगला लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने 90 से ज्यादा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारे थे। हालांकि एमआईएम कोई सीट तो नहीं जीत सकी, लेकिन कई सीटों का समीकरण एमआईएम ने बदल दिया था। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोकती है तो उससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासतौर पर मुस्लिम वोटों को लेकर। और इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के दारुल सफा पर हूं। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है एमआईएम को लेकर और उसके चुनाव लड़ने को लेकर उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला सवाल आपसे है कि एमआईएम की पार्टी ने भी एमआईएम ने भी घोषणा कर दी है कि एमआईएम 7 सीटों पर और खास तौर पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। और हो सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, डेंट कर सकते हैं ओवैसी की पार्टी। क्या सोचते हैं इस पर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का जो है कोई असर नहीं है। वो किसी भी सीट से लड़ लें, लेकिन जो अल्पसंख्यक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान बनाए हुए है और उनका कोई असर नहीं होगा। वो केवल आ रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, अभी वो हल्ला कर रहे हैं कि कहीं हमको समझौता जा रहा है कि उन्होंने 7 सीटों की मांग की है समाजवादी पार्टी से। उनका ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सीटें नहीं छोड़ती है तो 20 से ज्यादा प्रत्याशी वो यहाँ पर उतारेंगे चुनावी मैदान। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को 80 का 80 पे लड़ाना चाहिए, कोई असर नहीं होगा। 80 पे 80 लड़ा दें। वो पहले जहाँ के हैं आंध्र प्रदेश में वहाँ मजबूती दिखावें, वहाँ कितने एमएलए उनके हैं, कितने एमपी हैं, इस पे फिर गौर करें। जिस प्रदेश के हैं वहाँ तो उनका जनाधार इतना तगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आके केवल जो है अफवाह फैला रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। सारे के सारे जो अल्पसंख्यक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ वोट देने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा, दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का असर नहीं, जब उनका असर नहीं है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हैं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये बोलती है कि वो वोट कटवा है। तो अगर उनका असर नहीं है तो फिर आखिर डर किस बात? डर नहीं है, एक शब्द है वोट कटवा। ये बहुत दिन से चल रहा है। वोट कटवा और मुड़ कटवा ये सब चलता है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलता है। तो मुंह नोचवा ये सब शब्द आते हैं यहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। वोट कटवा क्या उनका कोई मतलब है? वोट कटवा का मतलब 500 1000 पा जाएंगे, वो लेके चले जाएंगे। देखिए, उनके वोट अकलियत का वोट है। उनको ये लगता है कि जातीय कार्ड जो है उत्तर प्रदेश में सफल हो सकता है। जैसे कि जातीय कार्ड के आधार पर आज समाजवादी पार्टी की भूमिका रही, जातीय आधार पर जो है बहुजन समाज पार्टी की भूमिका रही। तो उनको ये लगता है जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां 11 सीट लड़ते हैं, जहां उनका कुछ नहीं है वहां 17 सीट लड़ते हैं, जैसा कि आप लोग चर्चा में लाते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि ओवैसी साहब का 2 आरजू में कट गया और 2 इंतजार में। इनके पास कहीं कुछ नहीं है। ये केवल मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। और ओवैसी साहब विशेषकर बहुत बहादुर नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो बारिस्टर भी हैं। हमको भी लगता है कि ओवैसी साहब बारिस्टर हैं, लेकिन ओवैसी एक घटना आप उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की बताइए जहां मुसलमानों पर जुर्म हो रहा हो और वहां ओवैसी साहब जा करके खड़ा हो गए हो। एक घटना की में उनकी भूमिका का नाम बताइए। तो इनको केवल आग को सुलगाना है, और अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। बिल्कुल, ये जो अल्पसंख्यकों की, जो मुस्लिमों की जो ये राजनीति कर रहे थे उनके ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा ओवैसी के आने से नहीं। और ऐसा कुछ नहीं, ओवैसी आएंगे इन्हीं लोगों को नुकसान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी सरकार बनाएगी।
आपसे ये सवाल ये है कि ओवैसी के यहाँ चुनाव लड़ने से किसको नुकसान हो सकता है, भाजपा को, समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस? भाजपा के जितने भी वोट बैंक है वो तो वहीं पे बिल्कुल जन्मे हुए हैं। इनका कोई भाजपा का कोई वोट बैंक पहली चीज़ काटने वाला है नहीं, विकल्प में भी नहीं है। और ओवैसी अगर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मुसलमान के जितने वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टस से मस हिलेंगे। आपका क्या नाम है? भीमसेन राजभर, आजमगढ़ से। अच्छा, आज आपने खबर सुनी होगी कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान ये लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस विस्तार के जरिए बीजेपी एक समीकरण को साधने की कोशिश कर? जहाँ तक कैबिनेट के विस्तार का मामला है, ओम प्रकाश राजभर को ही है ना जो चल सन्यासी मंदिर में है, बाबा को कहे कि इनको भीख मंगाऊंगा, जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वही ओम प्रकाश राजभर है ना। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर है कि जो उनको भिखमंगा कह रहा है, जो उनको जो चल सन्यासी मंदिर में गाना गवाया और भाजपा के लोग हमें तो उनको जूते से मारो, ओम प्रकाश राजभर का बयान है ना। है कौन सी गंदी गंदी गालियां उन्होंने भाजपा के लोगों को नहीं दिया। और ओम प्रकाश राजभर का योगदान है कि घोसी की सीट, ओम प्रकाश राजभर गए भाजपा के साथ और भाजपा घोसी की सीट हार गई। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर बना करके अब पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में हरवाने का काम प्रकाश राजभर करेंगे। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, और जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो पाला बदलती रहती है। मैं तो जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी स्टेबल पार्टी है, सिद्धांतों की राजनीति करती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यही मैं सुना हूँ, यही जानता हूँ, यही दुनिया देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई वसूल नहीं है तो इसका मतलब इसका पतन तय है। ओवैसी मुझे जो लगता है कि ओवैसी भाजपा की बी पार्टी बन के काम कर रहे हैं। हालांकि उनका बयान आता है मुस्लिमों के हित में, आए दिन आता रहता है, और मुस्लिमों के हित साधक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से समाजवादी पार्टी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ना तय है, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि ओवैसी की पार्टी की तैयारी है कि जो यूपी की प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर एमआईएम का प्रत्याशी उतारा जाए। हालांकि सच ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 90 से ज्यादा सीटों पर एमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एमआईएम अपने किसी भी प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।